पेंशन स्कीम आज कुछ ऐसे राज्य में वापस डिमांड किए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे डिबेट किए जा रहे हैं कि अब हमें ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू कर देना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम है उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये सारे मिनिस्टर्स ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर क्या होता है, कैसे ये काम करता है और नेशनल पेंशन स्कीम से अगर हम कंपेयर करके देखें तो आम जनता के लिए कौन सा पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा पेंशन स्कीम ऐसा है जो आपके रिटायरमेंट प्लान में आपकी मदद करेगा और आपके रिटायरमेंट के बाद आपको ज़्यादा पैसे दे सकता है। तो इस वीडियो में हम यही फोकस करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम सही है या फिर नेशनल पेंशन स्कीम सही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का वापस एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भारत सरकार ने साल 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि उसे रोक दिया गया और इसके बदले एक ऑल्टरनेटिव पेंशन प्लान को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। ये नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ये सारे ही भारतीय नागरिक को और भी ज़्यादा स्टेबल और साथ ही सिक्योर रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड कर सके। अब जानते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं और ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है, क्या अंतर है इन दोनों में। तो अगर हम बात करें इन दोनों की डेफिनेशन की तो ये दोनों ही, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ये दोनों ही पेंशन स्कीम है, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन दोनों के डिफरेंसेस समझ लेते हैं और आखिर में ये समझेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर हो सकता है आम जनता के लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों में ये है, ये समझ लेते हैं कि ये दोनों ही स्कीम किन के लिए बनाई गई है। तो अगर हम बात करें नेशनल पेंशन स्कीम की तो ये सारे ही इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाई गई है जिसकी उम्र आज 18 से लेकर 60 साल की है। तो अगर आज आपकी उम्र 18 से लेकर 60 साल एनीवेयर इन बिटवीन है तब आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ये सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है जिन्होंने मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस किया है। अगर आपने 10 साल या फिर उससे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस में काम किया है तब आप एलिजिबल हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के ऑब्जेक्टिव में। अगर हम नेशनल पेंशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन प्लान है, यानी कि आज अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी आप अपने पैसे मतलब अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करते हैं वो जाके इन्वेस्ट होता है फर्दर। तो ये कंट्रीब्यूशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। वहीं अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ये केवल प्योरली एक पेंशन प्लान है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपका सेव रहता है और रिटायरमेंट के बाद आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। डिफरेंस ये है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने कहा, नेशनल पेंशन स्कीम एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन प्लान है। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही हूँ तो नेशनल पेंशन स्कीम में आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि आपके पास ऑप्शन ये है कि आज आप चाहे तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप जितना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कुल कंट्रीब्यूशन का कितना पोर्शन इक्विटी में जाना चाहिए, कितना पोर्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाना चाहिए या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाना चाहिए, या फिर कितना पोर्शन आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। साथ ही अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें अंडर नेशनल पेंशन स्कीम तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको 2 तरह के अकाउंट खुलाने का मौका मिलता है अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। एक होता है टियर 1 अकाउंट, दूसरा होता है टियर 2 अकाउंट। जब भी आप नेशनल पेंशन सिस्टम में या नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन टियर 1 अकाउंट है 500 रुपये। हालांकि टियर 2 अकाउंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है खोलना और यहाँ पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन है आपका 1000 रुपये। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं और जितना चाहे आप अपने सैलरी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी कंट्रीब्यूशन है आप वहाँ पे कर सकते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर।
अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनके बेसिक सैलरी का 10% यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है और साथ ही उनका जो डियरनेस अलाउंस है यानी कि महंगाई भत्ता वो भी इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आज अगर आपका एम्प्लॉयर ओल्ड पेंशन स्कीम में आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करता है तब आपको एज एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही गवर्नमेंट भी इसमें आपके लिए इन्वेस्ट करता है। तो अब हमने बात कर ली है एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, कौन ओल्ड पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही हमने बात कर लिया कि कितना कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो अंडर पेंशन स्कीम्स, बोथ पेंशन स्कीम्स, और साथ ही हमने ये देख लिया कि कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर ईच। अब बात कर लेते हैं कि रिटर्न कितना आपको मिलने वाला है। तो अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो पोस्ट रिटायरमेंट आपका जितना कॉर्पस बनता है, जितना भी बड़ा कॉर्पस आपका बनता है, उस टोटल अमाउंट का 60% आप लमसम निकाल सकते हैं। 60% आप निकाल सकते हैं। जो रेस्ट 40% आपका बच जाता है उससे आपको एन्युटी प्लान्स खरीदना पड़ेगा। वहीं अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जितना भी आपका सैलरी था, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसका आप 50% निकाल सकते हैं एज पेंशन आपको मिलेगा और साथ ही डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलेगा। तो ये चौथा डिफरेंस था। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना रिस्क है इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट पर। अगर हम रिस्क की बात करें अंडर नेशनल पेंशन स्कीम तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, ये मनी इक्विटी में जाता है। और जब भी हम इक्विटी की बात करें यानी कि आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, और जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो मतलब जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट सिचुएशन कैसा है, तो उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है पोस्ट योर रिटायरमेंट। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो एनपीएस थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और साथ ही ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पर भी जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उतना रिस्क नहीं लेना है अपने इन्वेस्टमेंट पर, तब जाके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इक्विटी के कंपैरिजन से लेस रिस्की होता है। वहीं अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता और साथ ही यहाँ पे आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भरना होता। आपके सैलरी का 50% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% ही आपको पेंशन में मिलता है पोस्ट योर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे कोई रिस्क इतना है नहीं। तो इन शॉर्ट आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न मिलता है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम में ये डिपेंड करता है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट ने कितना परफॉर्म किया है, बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू उतना आपको रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे और एक पॉइंट ये है कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम में ज़्यादा रिटर्न मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप आज यंग हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखिए, अगर आप 30 साल के लिए 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको हायर रिटर्न ही मिलेगा। तो ये था फिफ्थ कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं कि कितना टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलता है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनपीएस और इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन ओपीएस। तो टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा एनपीएस में यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में 60% तक आप जो अमाउंट निकालते हैं वो बिल्कुल भी टैक्स फ्री रहता है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा जो भी लमसम अमाउंट आप निकाल रहे हैं। वहीं जो 40% का आपका एन्युटी प्लान है, जो जिससे आपका मंथली पेंशन आने वाला है, वो टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स भरना होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जितना आपको इनकम मिलता है आफ्टर योर रिटायरमेंट तो वो सारा ही सारा टैक्सेबल होता है, यानी कि उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस एक प्लस पॉइंट है, जहां पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेगा और साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब आता है आखिरी डिफरेंस, और आखिरी डिफरेंस ये है कि अगर हम नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो ये गवर्नमेंट के लिए एक स्टेबल प्लान है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता लोग सब लोग अलाउड हैं इन्वेस्ट करने के लिए और वो अपना ही सैलरी का कुछ एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट के लिए एक अनस्टेबल प्लान साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है और आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि कितने सारे लोगों के लिए वो खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑन अ लॉन्ग रन ये अनस्टेबल प्लान बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है और एट द एंड गवर्नमेंट के लिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लान हो सकता है। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ये डेफिनेटली सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उनकी जब भी उनकी सैलरी हाई होती है और जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% उनको पेंशन मिलता है और उनको यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं
करना होता है और साथ ही कोई रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिसका मिनिमम सर्विस होना चाहिए 10 साल या फिर उससे ज़्यादा, तभी आप ओल्ड पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेशनल पेंशन स्कीम की, तो ये सारे ही आम जनता के लिए बनाई गई है, जो आई थिंक ये बेटर स्कीम है क्योंकि ये सबके लिए जनरली बनाया गया है और ना सिर्फ इनके लिए फोकस करता है या फिर ना सिर्फ एक सेक्शन को फोकस करता है और ना कि सिर्फ उनके लिए ही एक स्कीम बनाई गई है। तो नेशनल पेंशन स्कीम डेफिनेटली बेटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा है तो गो अहेड एंड इन्वेस्ट। और आपको बहुत सारे अलग रिटायरमेंट प्लान्स को एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में जानना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से सीखिए कि कौन कौन से अलग तरीके के रिटायरमेंट प्लान हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड हो सकता है। तो फ्रीडम ऐप आपको बहुत सारा नॉलेज देता है जस्ट इन वन एप्लीकेशन। वहाँ से आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं, साथ ही बिजनेस के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं, कौन सा बिजनेस आपको शुरू करना है, कौन सा बेटर रहेगा, कौन से लोकेशन के लिए, और साथ ही इसके अलावा आप फार्मिंग के बारे में भी ढेर सारा नॉलेज पा सकते हैं और ये सब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ही। तो जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट कर ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम। गेट वाइज, ब्रेक फ्री।